बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिज़िक्स बुक के यूनिट 13 साउंड्स के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन अलोंग विद न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। तो आइए चल के सीखते हैं और समझते हैं कि किस तरह हम ईज़िली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो ये है कि एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर ईयर टू ब्रेन। कि आपने यहाँ एनालाइज करना है कि साउंड किस तरह से ट्रांसमिट होता है आउटर ईयर से ब्रेन तक। इस सारे प्रोसेस को हमने यहाँ एनालाइज करना है। तो ये इसका आंसर है और इस आंसर को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ देखें कि हम पहले ईयर के डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं आउटर ईयर और आउटर ईयर को का जो दूसरा नेम है वो है पिना। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को सराउंडिंग से। जब ये साउंड वेव्स को सराउंडिंग से कलेक्ट कर लेता है तो ये इस पैसेज के ज़रिए, इस कैनाल के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देता है टू ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम का जो दूसरा नेम है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। जब साउंड इस तक पहुंचता है ईयर ड्रम तक तो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बारी आती है जी मिडल ईयर की, और मिडल ईयर में हमारे पास जो पार्ट है उसका नाम है ऑसिकल्स। और ऑसिकल्स क्या करते हैं, ऑसिकल्स ये करते हैं कि जब ईयर ड्रम से साउंड इन तक पहुंचता है, साउंड वेव्स इन तक पहुंचती हैं तो ये उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी साउंड की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली उसको ज़्यादा लाउडर कर देते हैं साउंड को। ये लाउडर साउंड जो है इसके बाद चला जाता है इनर ईयर में, और इनर ईयर का जो मेन पार्ट है वो है कॉकलिया। ये कॉकलिया क्या करता है, कॉकलिया बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है और ये इसकी मदद से इन वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब ये कन्वर्ट करते हैं इसके बाद ये सिग्नल जो है इस नर्व के ज़रिए, ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक चली जाती है और ब्रेन इनको समझ लेता है कि किस तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई होप कि आप सारे प्रोसेस को समझ गए हैं। अब जस्ट आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें और इसको अपने पास लिख सकते हैं तो लिख लें, और नेक्स्ट हम फिर मूव करते हैं। ये डिफरेंट पार्ट हैं, इसी तरह ये साउंड ट्रांसमिट होता है। Student, question number 2 is what are the common source of harmful noise? Assess their impact on human health. कॉमन सोर्स क्या हैं हार्मफुल नॉइज़ के, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंसानी सेहत पर। तो पहले हम देख लेते हैं जी कॉमन सोर्स ऑफ हार्मफुल नॉइज़ या नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज कौन से हैं। तो सबसे जो कॉमन सोर्स है वो है ट्रैफिक नॉइज़, जिसमें हॉर्न आ जाते हैं, इंजन आ जाता है या हैवी व्हीकल्स आ जाती हैं। इसमें फैक्ट्रीज एंड मशीनरी का जो नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ड्रिलिंग हो रही है, हैमरिंग हो रही है। इसके साथ लाउड स्पीकर और म्यूज़िक जो है ये भी क्या करते हैं, हार्मफुल नॉइज़ के सोर्सेज हैं। एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी हार्मफुल नॉइज़ के सोर्सेज हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें इफ़ेक्ट की कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो इसमें जो सबसे हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है हेयरिंग लॉस, यानी बंदा सुनने के हिस्से महरूम हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक वो जो है साउंडली इन्वायरमेंट में रहता है। इसके साथ हेडेक, फटीक यानी सर दर्द और स्ट्रेस का हो जाना, ये भी साउंडली इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहने से हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी जो है हम अगर स्टडी कर रहे हैं रूम में और बाहर बहुत ज़्यादा शोर है तो हम फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे इस नॉइज़ की वजह से। इसके साथ डिस्टर्ब स्लीप होती है, स्लीप नींद सही से नहीं आती। और इसके साथ जो लास्ट हमारे पास इफेक्ट है वो है हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लड प्रेशर या फिर एंजाइटी जो है वो काज हो सकती है जिससे दिल की बीमारियां जो है वो आ सकती हैं बॉडी में। तो जिस हद तक मुमकिन हो इन्वायरमेंट जो साउंडली इन्वायरमेंट होता है उससे बचा जाए, और जो लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं उनको भी कहा जाए कि इसको इतना ही रखें जितना खुद सुन लें, दूसरों को क्योंकि ना चाहते हुए भी बंदा जो है वो साउंड सुन रहा होता है, तो लिहाजा इससे जितना हो सके, मुमकिन हो सके इससे बचा जाए। इससे
ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पता नहीं चल रही होती, लेकिन वो उसकी जो मेन रूट होती है वो साउंड ही होती है। अब देखें कि ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, ये तो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, तो ये इसकी मेन रीज़न जो है वो साउंड भी हो सकती है। और भी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन साउंड से जिस हद तक हो सके हमें बचना चाहिए, ज़्यादा साउंड नहीं सुनना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के हाउ डू एनिमल यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशंस, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमने एनिमल्स जो यूज़ करते हैं इंफ्रासाउंड, इसको कंपेयर करना है विद ह्यूमन जो कि यूज़ करते हैं ऑडिबल साउंड रेंज विच इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो जो एनिमल यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशंस वो होती है बिलो 20 हर्ट्ज, जिसको इंसान जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इंसानी कान जो है वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। डिस्टेंस कवर की बात करें तो क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे करस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ है वो लॉन्ग वेव लेंथ है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। इसी तरह ये जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ है वो वेरी शॉर्ट होती है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ये शॉर्ट डिस्टेंस तक साउंड जो है वो मूव करता है। एग्जाम्पल देखें तो एनिमल्स हैं, एलिफेंट हैं, वेल्स हैं, ये यूज़ करते हैं इंफ्रासाउंड्स को, जबकि जो ह्यूमन हैं वो क्या करते हैं, बातें करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन से, रेडियो फ़ोन से ये साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। पर्पज़ क्या है इनका? पर्पज़ होता है वार्निंग के लिए, ग्रुप सिग्नल्स के लिए वगैरह वगैरह, और इसी तरह ये सोशल इंटरेक्शंस के लिए होता है। टेक्नोलॉजी यूज़ ये नेचुरली होता है, इसमें फ़ोन, माइक और स्पीकर का यूज़ किया जा सकता है। तो कंक्लूजन्स क्या हैं इसकी कि एनिमल यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट साइलेंटली एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, वाइल ह्यूमन रिलाई ओनली ऑन ऑडिबल साउंड एंड टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एवेल्युएट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं या फिर लिमिटेशंस क्या हैं? तो पहले एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें डीप क्लीनिंग है, यानी टाइनी होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं या कॉर्नर हैं, तो उसमें से डस्ट या डर्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। जेंटल ऑन आइटम्स डज नॉट डैमेज डेलिकेट ऑब्जेक्ट लाइक ज्वेलरी, लेंसेज वगैरह, इनको डैमेज किए बगैर हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। नो नीड फॉर मैनुअल स्क्रबिंग, यानी इसमें हमें जो है वो हमारे टाइम की बचत होती है, एफर्ट की बचत होती है, वर्क खुद ब खुद होता है। क्लीन हार्ड टू रीच प्लेसेस, और वो उन प्लेसेस को भी हम इजीली क्लीन कर सकते हैं जिसमें हम खुद पहुंच नहीं सकते। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस ये हैं कि कॉस्टली इक्विपमेंट है, जिसमें टूल्स यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। नॉट फॉर ऑल मटेरियल, तमाम मटेरियल्स के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्ट और पोरस जो मटेरियल होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। लिमिटेड क्लीनिंग पावर होती है, हैवी ग्रीस या फिर थिक रस्ट को हम साफ़ नहीं कर सकते। नीड्स प्रॉपर लिक्विड्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल लिक्विड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं वाटर के साथ, तभी ये जो है वो क्लीनिंग हो पाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ कर आए हैं कि सॉलिड्स में साउंड क्यों ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। तो सिंपल सा आंसर है कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली टू ईच अदर। सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इजीली या क्विकली पास होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ। Student, question number 6 is how two plastic glasses with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air. स्टूडेंट इस फिगर को देखिए कि इसमें दो बच्चे हैं और ये दो बच्चे टेलीफोन स्ट्रिंग की मदद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेट करना ज़्यादा बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू अगर ये इसको हटाकर एयर की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं, यानी साउंड वेव्स अगर एयर में ट्रैवल करती हैं तो उससे ज़्यादा बेटर ये वे क्यों है? तो इसके आंसर की तरफ अगर हम मूव करें तो पहले हम कंपेयर करते हैं कि स्ट्रिंग टेलीफोन और शाउटिंग थ्रू एयर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रिंग टेलीफोन में साउंड ट्रेवल करता है एज अ वाइब्रेशन थ्रू सॉलिड। सॉलिड जो इसमें रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी वाइब्रेशन से साउंड ट्रेवल करता है,
जबकि शाउटिंग थ्रू एयर की अगर हम बात करें तो इसमें साउंड ट्रेवल करता है थ्रू एयर। स्ट्रिंग टेलीफोन में लेस एनर्जी इज लॉस्ट सो साउंड इज क्लियर, और साउंड लॉसेज एनर्जी क्विकली इन द एयर, वीकर साउंड। यहाँ एयर में अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो साउंड जो है वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा बहुत जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वर्क्स बेटर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये शॉर्ट डिस्टेंस पर अच्छे तरीके से हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वॉइस में नॉट रीच क्लियरली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉइस जो है वो क्लियरली नहीं जाती। अगर हम इसको कंक्लूजन्स की तरफ अगर हम चलें तो इसमें यह है कि टाई स्ट्रिंग एक्ट लाइक अ सॉलिड, ये सॉलिड की तरह एक्ट करती है, वेयर साउंड ट्रेवल फास्टर एंड क्लियरर, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव देन शाउटिंग थ्रू द एयर। जब स्टूडेंट आप आंसर लिख रहे होंगे तो जस्ट यही लिखना है, ये जो ऊपर कंपैरिजन है ये समझाने की हद तक था। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि साउंड अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है और ज़्यादा क्लियर होता है, इस वजह से ये बेटर है कि हम जो है वो कम्युनिकेट करें थ्रू स्ट्रिंग टेलीफोन रादर देन शाउटिंग थ्रू एयर। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं टू साउंड्स में, आल्दो के दोनों का जो लाउडनेस है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो स्टूडेंट हम डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू साउंड्स का जिनकी लाउडनेस सेम है बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटी एंड पिच। यानी क्वालिटी और पिच की मदद से हम फिर उनमें दो साउंड्स में जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वालिटी की मदद से हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, तो क्वालिटी बेसिकली हमें बताती है, हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है क्वालिटी, हेल्प अस टू आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ साउंड। यानी साउंड के सोर्स को बताने में हमारी मदद करती है। टू डिफरेंट साउंड्स हैं तो डेफिनेटली उनका डिफरेंट सोर्स होगा, तो क्वालिटी हमें उनके सोर्स की आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करती है, आल्दो के दोनों की लाउडनेस सेम हो। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है पिच। पिच टेल अस हाउ श्रिल और ग्रेव अ साउंड इज। पिच बेसिकली हमें ये बताती है कि साउंड कितना मोटा है या कितना पतला। तो दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस सेम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक साउंड जो है वो श्रिल हो और एक साउंड जो है वो ग्रेव हो। तो इवन विद द सेम लाउडनेस, फीमेल वॉइस एंड मेल वॉइस, फीमेल वॉइस श्रिल्स होती हैं और मेल वॉइस जो है वो ग्रेव्स होती हैं, कैन बी आइडेंटिफाइंग ड्यू टू डिफरेंस इन पिच। यानी पिच में डिफरेंस की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फीमेल की वॉइस है और ये जो है वो मेल की वॉइस है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्यूरिंग अ मैच इन अ क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। इसमें यह कहा जा रहा है कि मैच के दौरान जब आप बैट्समैन को देख रहे होते हैं, बॉल को देख रहे होते हैं, तो बैट्समैन जब स्ट्राइक करता है बॉल को तो हम देखते हैं कि हमें जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि दिस हैपन बिकॉज लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड। इसकी रीज़न ये है कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है इन एयर। तो इस वजह से व्हेन अ बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल द लाइट फ्रॉम द एक्शन रीचेज अवर eyes almost instantly, but the sound of the strike takes a later more time to travel through the air to reach our ear। इसके साथ एक और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो बादल गरजते हैं तो उसमें भी जब लाइटिंग होती है तो जो आसमानी बिजली है वो पहले चमकती है और जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट वी डू नॉट हियर इट्स साउंड वाई। जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है दैट मीन टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पेंडुलम है, यानी एक बॉल है जो कि रोप के साथ अटैच है, ये पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो हम इसका साउंड क्यों नहीं सुनते?
तो इसका रीज़न ये है कि ये जब इसकी पेंडुलम से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासाउंड्स होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज होती है और ह्यूमन हीयर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इस वजह से हम सुन नहीं सकते। तो अगर हम इसके आंसर की तरफ मूव करें तो आंसर इसमें हमारे पास है कि a vibrating pendulum does produce sound but we don't hear it because the vibration are very slow. Vibration slow होती हैं, low frequency की होती हैं. The sound is produced is infrasonic below 20 hertz which is not audible to human ear. और फिर आगे लिखा है कि human ear जो है वो can only hear sounds in the range of 20 hertz to 20,000 hertz. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन कॉरिडोर ऑफ स्कूल, यू कैन हेयर देम इन योर क्लासरूम बट यू कैन नॉट सी देम हाउ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉरिडोर में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और ये अंदर एक स्टूडेंट है जो इनकी साउंड जो है वो सुन रही है लेकिन इनको देख नहीं सकती। तो इसका क्या रीज़न है? तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो डायफ्रेक्शन शो करती हैं, यानी जब इस एज से टकराती हैं, लेट्स सपोज यहाँ ये सारी वॉल है और वॉल के बिल्कुल एंड पर अगर डोर है तो इस डोर के एजेस से जब साउंड वेव्स टकराएंगी तो वो बेंड कर जाएंगी और इसके पास पहुंच जाएंगी स्टूडेंट्स के पास। लेकिन अगर लाइट वेव्स हैं वो स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, वो बेंड नहीं करती, इस वजह से ये इनको देख नहीं पाती, जस्ट जो है वो सुन सकती हैं। तो अगर हम इसके आंसर की तरफ मूव करें तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो ये है कि दिस हैपन बिकॉज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ साउंड एंड लाइट, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। साउंड कैन बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, रुकावट से ये बेंड कर जाता है, प्रॉपर्टी कॉल्ड डायफ्रेक्शन, सो द साउंड ऑफ देयर वॉइसेस कैन बी बेंड, और ये बेंड हो जाता है डोर और वॉल्स एंड रीच योर ईयर। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड कैन नॉट बेंड अराउंड द कॉर्नर, ये कॉर्नर से बेंड नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो लाइट होती है अगर आप उसको नैरो स्लिट से पास करेंगे, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, तो फिर वो डायफ्रेक्शन का फिनोमेना शो करेगी, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर वो नैरो स्लिट से पास होगी कंपेरेबल टू देयर वेवलेंथ, यानी जितनी लाइट की वेवलेंथ है उतने साइज की स्लिट से अगर लाइट गुजरती है तो देन वो अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेगी, चेंज कर लेगी। लेकिन वो ऑब्स्टेकल से टकराती है या एज से टकराती है तब ये बेंड नहीं करेगी। दैट्स वाई यू कैन नॉट सी द स्टूडेंट अनलेस देयर एज डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू स्टॉप इको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट इन अ लार्ज रूम। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप किस तरह से इको या रिवर्बरेशन को स्टॉप करेंगे एक बड़े रूम में। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि इको किसे कहते हैं। इको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, और रिवर्बरेशन कहते हैं मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन को, यानी जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो ये बाउंस बैक करता है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अगर ये मल्टीपल्स रिफ्लेक्शंस होंगी तो इसको हम रिवर्बरेशन कहेंगे, अगर सिंगल रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसको हम इको कहेंगे। तो आप किस तरह से इस इको को या मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको स्टॉप कर सकते हैं कि टू रिड्यूस इको एंड रिवर्बरेशन वी नीड to absorb the sound waves instead of letting them bounce off hard surfaces। हमें क्या करना है कि हमें साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करना है ताकि वो जो है हार्ड सरफेसेस से बाउंस बैक ना हो। तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप है यूज़ कर्टन और कारपेट। कर्टन और कारपेट का यूज़ क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, साउंड वेव्स को। इंस्टॉल एक्वेस्टिक पैनल्स और फोम या फिर एक्वेस्टिक पैनल्स का यूज़ करते हुए भी हम साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके साथ ऐड फर्नीचर एंड सॉफ्ट आइटम्स, यानी रूम में आपने फर्नीचर ऐड करना है, सॉफ्ट आइटम ऐड करने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब रूम खाली हो जाता है, यानी उसके अंदर से फर्नीचर वगैरह या चीज़ें वगैरह निकाल लेते हैं और आप अगर
गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको आवाज़ आपकी गूंजेगी पूरे रूम में और आपको रिफ्लेक्शन सुनाई देंगी। लेकिन जब आप फर्नीचर ऐड कर लेते हैं, यानी सामान रख लेते हैं कमरे के अंदर, तो फिर आपको ये रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देती। इसके साथ नेक्स्ट है यूज़ फॉल सीलिंग। जो सीलिंग है, छत है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे, मल्टी टाइम्स रिफ्लेक्ट ना करे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मूव करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टूडेंट न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 344 मीटर पर सेकेंड। कि एक स्टूडेंट है वो क्लैप करता है और एक पहाड़ के करीब, और उसको जो इको सुनाई देती है वो 5 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको समझना आसान हो, लेट्स सपोज ये एक क्लिफ है और इधर एक स्टूडेंट खड़ा है। यहाँ मैं एक ये सर्कल बना रहा हूँ, ये स्टूडेंट है, ये जब क्लैप करता है तो इसकी साउंड वेव जाती हैं, जाने के बाद इस माउंटेन के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद ये बाउंस बैक होती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस मालूम करना है ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, कि ये इस बच्चे से इस पहाड़ के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अगर हम डाटा लिखें तो डाटा हमारे पास क्या है कि टाइम फॉर इको 5 सेकेंड है, यानी साउंड जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तभी इसको इको सुनाई दे रही है, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास इतनी है। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि बेसिकली स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, यानी डिस्टेंस के नीचे टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, लेकिन टाइम इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ से अगर आप स्पीड लिखें 344 और टाइम लिखें 5, तो इस तरह आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन बच्चों, ये जो डिस्टेंस निकला है ये जाने और आने टोटल डिस्टेंस निकला है। तो हमने तो बेसिकली वन साइडेड डिस्टेंस निकालना है, यानी ये कितना दूर खड़ा है वो हमने निकालना है। तो इको यहाँ लिखा भी है कि इको इज हर्ड आफ्टर द साउंड ट्रेवल टू द क्लिफ एंड बैक, सो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस टू द क्लिफ। यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास आया है ये 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस टू द क्लिफ है, यानी इस बच्चे से इस पहाड़ तक का जो फासला है इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस आया है। तो अगर बच्चे से पहाड़ तक हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस टू द क्लिफ, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 2 से, और तो इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 860 मीटर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेव लेंथ इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी साउंड वेव्स। तो बहुत सिंपल है, इसमें गिवन डाटा हमारे पास है जी, स्पीड ऑफ साउंड है और वो हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड दी गई है, यहाँ गिवन है वाटर के अंदर, और वेव लेंथ भी हमें गिवन है जो कि 45 सेंटीमीटर है। इसको आपने 100 से डिवाइड करना है तो 0.45 मीटर आ जाएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो जनरल हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे अगर हम लैम्डा को इस तरफ जाकर डिवाइड कर दें। तो देखें यहाँ हमने लैम्डा को इस तरफ जाकर डिवाइड कर दिया तो v ओवर लैम्डा आ गया। तो v वेलोसिटी की वैल्यू है, नीचे लैम्डा की वैल्यू है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 3333.3 हर्ट्ज। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि a sound waves in a sea water travel at a speed of 1500 मीटर पर सेकेंड, it is sent and detected back after reflection from the seabed in 8.5 सेकेंड। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज आप अज्यूम करें कि ये हमारे पास जो है वो वाटर है, यहाँ वाटर है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर लगा देता हूँ यहाँ ऊपर। ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ये जो ग्रीन कलर मैं लगा रहा हूँ ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस है और ये बेड है इसका। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक शिप है, जैसे अज्यूम करें कि ये एक शिप है और ये क्या कर रही है, ये साउंड जो है वो साउंड वेव सेंड कर रही है। किधर सेंड कर रही है, ये साउंड वेव सेंड कर रही है टू द सी बेड, नीचे की तरफ साउंड वेव जा रही हैं, ये ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं। जब ये इस सी बेड के साथ वो होंगी, टकराएंगी, तो ये बाउंस बैक कर जाएगा, यानी साउंड वेव्स वापस आना शुरू हो जाएंगी। वापस आएंगी तो इसको यहाँ इस शिप में एक रिसीवर होगा, वो इसको रिसीव कर लेगा। तो जाने और आने का जो टाइम है वो 8.5 सेकेंड है।
टोटल टाइम जो है, यानी साउंड वेव्स जा रही हैं और जाने के बाद फिर वापस आ रही हैं, तो जो टोटल टाइम है वो 8.5 सेकंड का है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब इस सरफेस से बॉटम ऑफ द सी तक आपने जो है डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड हमने लिख लिया 1500 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम जो है वो 8.5 सेकंड है। तो वन साइड का कितना टाइम होगा, वन साइड का जो टाइम होगा उसको आप 2 से डिवाइड करने से आएगा, टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे तो वन साइड का टाइम आ जाएगा। अब डिस्टेंस को अगर हमने निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपके पास 1500 मीटर है, जबकि टाइम 4.25 सेकंड है। 8.5 सेकंड नहीं पुट करना, वन साइड का टाइम पुट करना है, क्योंकि डिस्टेंस आपने वन साइड का निकालना है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 6375 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, और जो कि हार्ट बीट काउंट करता है 69 और कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर। इसको आप कन्वर्ट कर लें तो 60 सेकंड्स बनते हैं। तो अब यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम, बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, 69, और कितने टाइम के अंदर हो रही हैं, 60 सेकंड्स के अंदर हो रही हैं। तो इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब टाइम पीरियड हमने अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ पीरियड लिखा है, दैट मीन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इस फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ एट अ स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है और वेवलेंथ की एट स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए स्पीड हमने पहले लिख लिया जो कि 343 मीटर पर सेकेंड है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास लोएस्ट जो है वो 20 हर्ट्ज है, यहाँ उसने बताया है, और जो हाईएस्ट है वो 20,000 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, मैक्सिमम वेवलेंथ तब आएगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो लोएस्ट होगी। यानी यूं समझें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ हमने फार्मूला लिखा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी हमने यहाँ अगर हमने वेवलेंथ निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इधर जाकर वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगी। वेलोसिटी हमारे पास 343 है, जबकि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। तो यहाँ जो वेवलेंथ आई है वो 17.15 आई है। यानी आप देखें कि फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ये आई है। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं, यहाँ देखें कि मिनिमम वेवलेंथ होगी एट 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज पर वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है। फार्मूला वही है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वेलोसिटी वही है, कांस्टेंट है 343, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा हो गई है। तो आप देखें कि वेवलेंथ कम आई है, यानी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम आएगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमें थंडर सुनाई देता है वो 3 सेकंड के बाद जो है थंडर साउंड 3 सेकंड के बाद, लाइटनिंग के 3 सेकंड के बाद हमें सुनाई देता है। तो आपने ग्राउंड से क्लाउड तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डाटा हम लिख लेते हैं। टाइम डिले हमारे पास 3 सेकंड है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, और इसी के साथ अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ देखें कि 340 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास 3 सेकंड है, इन दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस निकल आएगा। अब सिर्फ टॉप से बॉटम डिस्टेंस साउंड ट्रेवल कर रहा है, यानी क्लाउड से ग्राउंड पर साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो एक ही डिस्टेंस है, वन साइड डिस्टेंस है। तो इस वजह से हमें टाइम को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि सोनार विच इज़ द एब्रीविएशन ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल टूवर्ड द सी बेड। अब ये सोनार सिस्टम जो है वो सी बेड की तरफ सिग्नल अल्ट्रासाउंड सेंड कर रहा है। इट इज़ रिसीव बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड इफ स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी देयर। बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आप इसको खुद करने की कोशिश करें और देन फिर इसके आंसर को चेक करें।
तो यहाँ देखें कि टाइम जो है वो 5.3 सेकंड है, स्पीड ऑफ साउंड 1550 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ समझने की ये बात है कि साउंड वेव्स जा भी रही हैं नीचे और नीचे से फिर ऊपर आ रही हैं, तो टाइम जाने और आने का है जो कि 5.3 सेकंड है। तो वन साइड का टाइम कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वन साइड का टाइम पता चल जाएगा। अब डिस्टेंस हमने निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। वेलोसिटी आप 1550 पुट करें और टाइम 2.65 सेकंड पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1407.5 मीटर। तो इसके साथ स्टूडेंट हमने सारे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने अगले चैप्टर विच इज़ लाइट की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।